हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। आज के इस सेशन में जो आरबी का लाइव मॉक 23 हुआ था, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे और मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे डिटेल में। ठीक है। बाकी ये टेस्ट अब तक लगभग 33,000 एस्पिरेंट्स दे चुके हैं। आज रात तक आप दे सकते हैं, नहीं दिया तो अभी आप दे सकते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको। अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था 47 शिफ्ट्स में, वो सारे पेपर्स भी आप लोगों के लिए मॉक फॉर्मेट में डाल दिए। हालांकि उसका सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है, वो सारे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर डिस्कशन करके फिर हम आगे अपने टेस्ट के एनालिसिस और मैथ सोल्यूशन पे मूव करेंगे। देखो, ये आरबी की वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज का भी पता ही है। यहाँ पे आप जाएंगे ना, फ्री टेस्ट में चले जाना, सीधा फ्री टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक तो जो 10 लाइव मॉक्स हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रोवाइड करे थे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये तो अवेलेबल है। ये फुल लेंथ भी दे सकते हो आप, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। सेक्शनल देने हैं तो सेक्शनल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एटलीस्ट मैथ्स के तो लगा ही लेना ये सेक्शनल, क्योंकि इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोज में दे रखा है। तो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं टेस्ट। ठीक। इसके अलावा अगर मैं जो अभी जो एग्जाम हुआ है 47 शिफ्ट्स में आपका ये एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, तो ये सारे के सारे पेपर फुल लेंथ आपको देने हैं तो यहाँ पे, और जीके के सेक्शनल देने हैं ना टेस्ट आपको, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से डाले हुए हैं। हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। बाकी आर्ट एंड कल्चर के अलग हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बायोलॉजी, सेंसस, कंप्यूटर के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लगभग 250 सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी में कंप्यूटर के। मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, करके जाना, उसके लिए ई बुक भी शेयर करी थी। ऐसे करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 400 से ज्यादा करंट अफेयर्स के सवाल है, मतलब हर शिफ्ट में ये मान के चलो 10-10 सवाल कंप्यूटर के पूछे गए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बोर्ड एंड ऑनर्स में भी कंप्यूटर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जो तो बहुत सारे सवाल कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं, राइट। तो सीबीटी 2 के अच्छे तरीके से तैयारी करो और इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। करंट अफेयर्स की आरबी की ई बुक भी आरबी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा। तो ये होगा एनटीपीसी के टेस्ट। और जो बच्चा आरबी के फ्री लाइव टेस्ट देना चाहता है, जो हर सैटरडे संडे होते हैं और मंडे को भी ओपन रखते हैं हम आपके लिए, वो आरबी की पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे ना, यहाँ पे अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी जो प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगी। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज में तो सारी आपको एक ही जगह मिल जाती है एट अ मिनिमम प्राइस। तो ये सीजीएल 2025 फ्री मॉक्स हैं। इसके अंदर अभी 23rd नंबर का जो टेस्ट है ये हुआ था। ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स में देख सकते हो आपकी रैंक क्या बनी है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। टोटल 33,131 कैंडिडेट्स दे चुके हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस आपको दिख जाएगा और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ देखने हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन पे जाओगे तो गलत होगा तो क्रॉस रेड हो जाएगा, राइट है तो ग्रीन, और इस तरीके से चलेगा। फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप क्लिक कर सकते हो, फुल सॉल्यूशन भी आपको दिख जाएगा। लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी हो जाएगी सॉल्यूशन देखते टाइम। ऐसे आप नेक्स्ट पे मूव करके सारा अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको लगता है सेव करना है कि यार मेरे को फ्यूचर में यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, इस पे सेव पे बटन दबा दो। ये हो गया सेव। अगर ये सेव हो गया तो यहाँ पे आपको सेव्ड क्वेश्चंस है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम कम है तो आप हर चीज को कॉपी में नहीं लिख सकते, तो सेव्ड क्वेश्चंस में उसे सेव करके रखो। ठीक है। और बाद में सेव्ड क्वेश्चंस को फिर से आपको अटेम्प्ट करना है, तो बाद में जाके आपको सेव्ड क्वेश्चन में पूरा लिखा होता है कि कौन से टेस्ट में आपने ये दिया है। तो ये टेस्ट है, आप इसे अटेम्प्ट करके देख लो। ये अटेम्प्ट किया आपने, डिटेल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत सारे नए नए टेस्ट हम डालते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी टेस्ट है ना, ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो कुछ ई बुक्स हमने फ्री डाली हुई है पीवाईक्यू वगैरह की, और भी इसमें ऐड होगा, वो मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। ये सारे के सारे जो भी टेस्ट सीरीज है हमारी, ये सारी आपको कॉम्बो में एक जगह ही मिल जाती है। जैसे इंग्लिश की अगर आप खोलेंगे तो इतने बढ़िया बढ़िया टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया फ्रेजल वर्ब, नरेशन, होमोनिम्स के आज रात तक सारे के सारे टेस्ट डल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, और फिर पीवाईक्यू के भी हैं। और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देने हैं। तो जैसे नाउन के टेस्ट हो गए, फिर प्रोनाउन, जिसमें ज्यादातर रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे प्री प्लस में। सो सारे टेस्ट हम इस तरीके से बना रहे हैं कि मेंस के लिए ना, आपको एक बार जो बच्चा सारी चीजें पढ़ लेता है उसे बार बार मल्टीपल कोर्सेज नहीं लेने चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर। वही चीज हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे कंटेंट को मैं खुद ओवर थ्रू करके आप मतलब देख के आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अपने टेस्ट के एनालिसिस की तरफ। आई होप ये टेस्ट अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप दीजिएगा, जो फ्री टेस्ट है एटलीस्ट वो देते रहिए। सो ये हमारी कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। अच्छा, आज के टेस्ट की बात करेंगे
वो दिखा चुका हूं मैं, 33,000 दिया था। डायरेक्टली ओवरऑल लेवल से चलते हैं यहाँ पे। इस टेस्ट को अगर हम देखें ओवरऑल लेवल इसका मॉडरेट या मॉडरेट माइनस हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके एसएससी एग्जाम्स का पेपर का लेवल जनरली रहता है। एवरेज स्कोर 126 गया है और मीडियन स्कोर 133 गया है, ठीक है। इसमें परसेंटाइल कितने मार्क्स पे कितनी कितनी बन रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने लोग कितने से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो 150 या 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस पर्टिकुलर टेस्ट में 7,000 एस्पिरेंट्स है आउट ऑफ 33,000। बट ये भी है जो आरबी का टेस्ट देते हैं बच्चे वो सिंसियर ही मिलेंगे आपको, ठीक है, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रिपीटर्स हैं। तो आरबी के टेस्ट में सिंसियर लोग काफी ज्यादा रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग सेक्शन की तो इसमें एवरेज स्कोर आया 40.37, ठीक है। ओवरऑल लेवल हम कह सकते हैं इसका आपका इजी साइड रहा है। जो सेफ स्कोर रहेगा वो 46 या 46 प्लस आपका होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अगर मैं जीके की बात करूंगा तो एवरेज स्कोर 19.14 है, ठीक है। हम जीके को बहुत ज्यादा एब्रप्ट नहीं बना रहे हैं, हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक ठाक बच्चे जिसने जीके पढ़ रखी है वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। एसएससी में तो कई बार बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती है, तो एसएससी का जो एवरेज होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारे मॉक्स में आपको जीके का एवरेज दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं ओवरऑल लेवल ये आपका इजी टू मॉडरेट की रेंज में जाएगा, ठीक है। मॉडरेट कह लो, ज्यादा इजी करेंगे तो और भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। अब हाँ, इसका अगर ठीक ठाक स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस अगर आपने स्कोर किया दैट इज गुड, 25 टू 30 और 30 प्लस इज वेरी गुड, ठीक है। तो 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 3,000 एस्पिरेंट्स थे टेस्ट में और 25 वाले 8,000 समथिंग। अगर बात करेंगे मैथ्स की तो इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा गया है, जिससे कि आपको चीजें सीखने को भी कुछ मिले और एटलीस्ट, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का क्या होता है ना मैथ्स में छूट जाता है पेपर, ठीक है। तो पेपर का लेवल अगर हम ऐसा रख देंगे इजी और आपका छूटेगा नहीं तो मॉक से क्या सीखा आपने कि कौन से क्वेश्चन छोड़ रहा है, नहीं वो चीजें आपके पास आएंगी नहीं। इसी हिसाब से हम मैथ्स को थोड़ा सा लेवल मेंटेन रखते हैं आप लोगों के लिए। इसमें एवरेज स्कोर 28 के आसपास है, मीडियन स्कोर 29 है। इसमें भी 50 में से 50 स्कोर करने वाले 202 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अगर 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स देखें तो ये हमारे पास है 4932, और यही मैं कहूंगा अगर आपका 40 प्लस इस टेस्ट में आ गया ना तो दैट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। तो ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही है, बाकी आपके पास हमेशा स्कोप होना चाहिए कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाए, राइट। तो ये ओवरऑल परसेंटाइल वगैरह आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश का लेवल इजी था इस मॉक का, एवरेज स्कोर 39, मीडियन 42 और 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले लगभग 2,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं। जो इसका अच्छा स्कोर माना जाएगा वो माना जाएगा 46 या 46 प्लस, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंबाइन अगर हम सारी चीजों को कर दें तो सेफ स्कोर इस मॉक में अनरिजर्व कैटेगरी से ओवरऑल रहेगा 149 या उससे ज्यादा है तो दैट्स गुड। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी तक 23 लाइव मॉक्स हुए हैं। ये सारे मॉक्स को क्विक एनालिसिस देख सकते हो। सभी के सभी टेस्ट का एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं अपनी वीडियोज में कराता हूं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और अगर आप ये सारे मॉक्स देना चाहते हैं पहले के आप छूट गए हैं तो आरबी की टेस्ट सीरीज परचेज करके टियर 1 वाली 199 की है, उसमें आप ये सारे के सारे टेस्ट दे सकते हैं। पुराने भी, पिछले साल भी हमने 20 टेस्ट कराए थे लाइव, वो भी आप उसमें दे सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट, कैलकुलेशन, बूस्टर क्विज़ेस और भी बहुत सारी चीजें अलग से डालेनी है। हालांकि मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट है एक्टिविटीज वो मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको आगे तक भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक बार चीजें थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना और अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो ये है। बाकी मैथ्स के सॉल्यूशंस अब हम इस सेशन में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। पहला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, 2 पाई चार्ट है। 2019-20 में एक पर्टिकुलर कंट्रीज के खिलाफ कितने रन्स बनाए गए हैं उसे इस पाई चार्ट के थ्रू बता रखा है। टोटल रन्स बने हैं 4000 और सेम प्लेयर ने 2020-21 में टोटल 5000 रन्स बनाए हैं इन सभी कंट्रीज के खिलाफ, जो कि पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस बता दो जो टोटल रन्स स्कोर हुए हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ 2019-20 में। किसके साथ डिफरेंस बताना है इसका? जो श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ रन्स स्कोर किए गए हैं 2020-21 में। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये 16 प्लस 14 ये हो गया 30%। 30% किसका? 4000 का।
और इसका डिफरेंस बताना है किससे, 15 प्लस 20 35% ऑफ 5000। तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो मैं ये पहले लिख देता हूं। और ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप कहेंगे परसेंट से हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, 35 इंटू में 5 175 और 1 जीरो रह जाएगी हमारे पास। यहाँ पे 2 जीरो हटी, 30 इंटू में 40 1200, आंसर क्या आ जाएगा 550। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है भाई 2 डिजिट नंबर का अगर हम सम कर दें उसके डिजिट का तो मेरे पास 11 आता है, और नंबर को इंटरचेंज कर दे डिजिट्स को तो जो वैल्यू बनेगी वो एग्जिस्टिंग नंबर से 27 ज्यादा होगी। तो हमें बताना ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन की मदद ले लिया करो। हमें क्या था, दोनों नंबर्स के डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, 11 आ रहा है। डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो ये 38 बनेगा। भाई ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इस वाली वैल्यू से दे रखा है वो भी 27 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 65 की डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 56 भाई छोटा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 74 की डिजिट चेंज करेंगे तो 47 होगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये भी छोटा हो गया, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए तो ये नहीं हो सकता। 47 है, इसका इंटरचेंज करेंगे 74, ये बड़ा हो रहा है तो ये आंसर हो सकता है। इसमें से इसे घटाओगे तो आपको 27 भी मिल जाएगा और इनकी डिजिट का सम 11 भी मिल जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन की मदद लिया करो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, बेसिक से करना है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, भाई जो भी नंबर होता है मेरा, मैं उसे क्या लिख सकता हूं, मान लो एक 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास xy, तो इसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे y, और ये क्योंकि वंस प्लेस पे है तो y एज इट इज रहेगा, ये टेंस प्लेस पे है तो 10x, क्या यही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे पास एक नंबर है से 32, तो क्या मैं इसे 30 प्लस 2 लिख सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं 2 को एज इट इज लिख दिया, 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो नंबर मेरा ये हो गया। अगर इंटरचेंज कर दूंगा नंबर को तो वो बन जाएगा मेरे पास yx, जिसे मैं 10y प्लस x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 10y माइनस y, ये बचेगा 9y, और x माइनस 10x, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 10x माइनस का 9x। 9 कॉमन ले लोगे तो मेरे पास 9y माइनस x, ये किसके बराबर दे रखा है 27, और मैं कह सकता हूं यहाँ पे y माइनस x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3। अच्छा, सम ऑफ डिजिट क्या दे रखा था, x प्लस y, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी थी यहाँ पे 11। सोल्व करोगे तो आप सम करने के बाद ये आ जाएगा 14 2y के बराबर, और y का मान कितना आ गया 7, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो y को 7 रखा, y में 4 घटाओगे तभी तो 3 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। तो मेरा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 47 बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में कहता है x स्क्वायर प्लस 1x के बराबर है, तो इसका मान बता दो। अगर x स्क्वायर प्लस 1x के बराबर है, आप इस x को इधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये एक x कट जाएगा, यहाँ पे 1/x आ जाएगा और ये 1 के बराबर। जब हमारे पास x प्लस 1/x 1 के बराबर होता है तो हमें पता है x क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये रिजल्ट याद होता है। अगर x क्यूब -1 के बराबर है तो x क्यूब x की पावर 12 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 की पावर 4, है ना, 3 इंटू 4 12 होता है। x की पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 की पावर 3 और प्लस में 1। आप देखेंगे तो -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा और +1, ये तो कट के बन गया 0, 0 + 1 क्या आता है 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी लोगों को। अगला सवाल हमारे पास, देखो ये वाला सवाल पूछा गया है 5x प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 5x माइनस 3y का होल क्यूब, ये इसके बराबर दे रखा है। हमें सोल्व करके बताना है रूट a इंटू बी का मान क्या होगा। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको बेसिक तरीका पता है कि आप इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो आपको a का मान और b का मान मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप पुट करके आंसर निकाल देंगे। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और आपको लिखा देता हूं जो इस तरह के क्वेश्चन में आगे काम आएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं दे रखा हो a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब, तो अगर आप इसे बेसिक से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे मैं कैपिटल A मान सकता हूं, इसे कैपिटल B मान सकता हूं। आप कहेंगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, या कैपिटल A की जगह XY मान सकता हूं। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं ना तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है मेरे पास x प्लस वाई, तो मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यही बनेगा। फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही फॉर्म होती है ना।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर नेक्स्ट में आएगा एक्स वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बनता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस एक्स वाई है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, इसे थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं ना, आप देखेंगे यहाँ पे बचा मेरे पास 2a, b कट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर एक बार दो बार और माइनस का ए स्क्वायर, तो सिर्फ एक ए स्क्वायर बचेगा। आप देखेंगे बी स्क्वायर दो बार आ गया और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, तो 3 बार बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab और 2ab कट जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट बचता है ये। क्या ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं? अगर याद होगा तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा। आप कहेंगे सर ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए को, और ये रिप्रेजेंट करेगा बी को, ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब है, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 2a, तो 2 इंटू में 5x, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, और प्लस में 3y का होल स्क्वायर, तो मतलब 27y स्क्वायर। क्या यही रिजल्ट बनेगा सिंप्लीफाई करके? हालांकि मैं इसे भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा दिया जो आप याद रख लेंगे तो फ्यूचर में काम आ जाएगा। ऐसे ही आप खुद से निकाल के देखिएगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 10 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को 10 चाहिए, x अंदर ले जाता हूं, तो मेरे पास 25x क्यूब, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 27xy स्क्वायर, यही बचा। कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 25 तो a के बराबर, 27 b के बराबर, हमें बताना है रूट ए बी, तो रूट 25 इंटू में 27, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 यहां से बाहर आया 3 रूट 3, तो 5 इंटू 3 15 रूट 3। क्या यही आंसर आएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया करो जब कुछ नए तरीके का सवाल आपको दिखे। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं कह रहा था, कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल हैं और कितनी इक्वेशन है। आप कहेंगे सर मेरे पास 4 वेरिएबल है और कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो मैं 3 वेरिएबल का मान कुछ भी मान सकता हूं। हमें पता है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए और बी की वैल्यू नहीं मानेंगे, हम जनरली एक्स और वाई की ही वैल्यू ज्यूम करते हैं। तो अगर x और y की वैल्यू ज्यूम करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं y को 0 कर दूं कोई दिक्कत नहीं, x की फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कर दो सर y को 0, y को जैसे ही 0 करोगे तो 5x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब, तो 2 इंटू में 5x का होल क्यूब, तो मेरे पास इधर आ गया। इधर क्या बचेगा, 10 है, और यहाँ पे ax क्यूब बचेगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा सारा का सारा, तो मेरे पास यहाँ पे 125 इंटू में 2 250 एक्स क्यूब, ये आ गया मेरे पास 10 ए एक्स क्यूब, और आप देखेंगे यहाँ पे ये कट गया मेरे पास, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब एलिमिनेट, ए का मान 25 यही आया था, अभी मैंने पीछे निकाला था आपका। अब ए का मान मेरे को निकल गया, अब मेरे को बी का मान निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब कुछ और वैल्यू रखो। यहाँ पे y को 0 तो कर दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन x को 0 करूंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो फिर उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है, मैं b का मान नहीं निकाल पाऊंगा अगर मैंने x को 0 कर दिया। तो एक काम करते हैं, अब इसे निकालना है ना हमें, तो वैल्यू x को a का मान हमें पता है ऑलरेडी, है ना, x का मान कर देते हैं हम यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं, और y का मान भी मैं क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास ये 8 क्यूब प्लस 8 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 3 2 क्यूब, ये किसके बराबर 10, और ये a तो मेरे पास है ही 25 और प्लस b बचेगा, यही वैल्यू आएगी। यहां से b का मान भी मिल जाएगा, 512 प्लस 8 520, 10 से काटूंगा 52 इधर आया, और ये 27 भी इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया b, और b का मान कितना आ गया मेरे पास 20, सॉरी ये 25 सब्ट्रैक्ट हुआ ना इधर, तो ये आ गया 27। क्लियर, a और b का मान मिल गया आपको। फिर से रूट a भी निकालना है, तो रूट 25 इंटू 27, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 15 रूट 3, जो भी सोल्व करके मैंने निकाला ही था। तो ऐसे भी कर सकते हैं ये, लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, मतलब मैंने बस आपको एक तरीका बता दिया कि हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन में इजी हो जाता है। मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे को दे देता भाई a प्लस बी का मान बताओ,
तो फिर मेरे को पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं कहता भाई x को भी 1 कर दो, y को भी 1 कर दो, यहाँ पे a प्लस b बन जाएगा, ये पूरा सोल्व हो गया, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो उस केसेस में ये वाली अप्रोच बहुत काम आ जाती है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जोन सी अप्रोच हमें लगानी है, डिफर करेगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये पूरा क्या रखा है, थीटा 0 से 90 के बीच में 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप सोल्व करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। अब देखो ये कोसेक है, सही कर लेना, ठीक। तो जब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा, थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, जब टेन सेक कोट कोसेक सब कुछ दे रखा है, तो थीटा को हम रखते हैं 45। अब थीटा को 45 रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी चेक कर लो, सेम बन रहे नहीं बन रहे। ये √2 है, √2 क्या बन जाएगा 2, 1/√2 1/√2 क्या बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा √2 और ये वाला बन जाएगा √2। देखो दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, मैं थीटा को 45 रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है कि अगर इन दोनों ऑप्शन में से आंसर आया तो मेरे को दोबारा से कोई और वैल्यू रख के ट्राई करना पड़ेगा। आपके ऊपर, आप रिस्क लेना चाहो या ना लेना चाहो, ठीक है। मैं ऐसे केसेस में रिस्क ले लेता हूं जनरली, जब 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता कि ये दोनों भी सेम बनते हैं और ये दोनों भी सेम, तो फिर मैं वो वैल्यू कभी नहीं रखता, क्योंकि मेरे को पता है दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस केस में मैं सोचता शायद बेसिक से ट्राई करूं या फिर 30 या 60 ट्राई करूं वैल्यू रखना। यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा, देखो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 प्लस ये बन जाएगा 1/2 फिर से, और ये 2 इंटू में 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, क्या यही बनेगा। इसे डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर तो है 2 और tan स्क्वायर है 1, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 4, ये आ गया आंसर 1/2। ऑप्शन 1/2 किस में आ रहा है मेरे पास, बी में। तो यही आंसर हो सकता है। बेसिक से तो मैंने जो मॉक में सॉल्यूशन है वहां पे आपने देखे रखा है, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल हमें बताना है इसका सोल्व करके वैल्यू क्या होगा। अच्छा बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया अगर a प्लस बी कितना हो जाए 90 हो जाए, तो हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये पढ़ रखा है ऐसी, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b 1 के बराबर। तो बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ाई है। जैसे आपने देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 है, तो 75 प्लस 15 क्या बन गया 90। हम हमेशा 90 खोजने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन करते रहे, तो 90 बन गया, तो इन दोनों की वजह से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर इसका और इसका 25 प्लस 65 फिर से 1 बनेगा, 35 प्लस 55 फिर से 1 बनेगा, और साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो आप कहेंगे सर ये 3 प्लस 1/2, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 1/2 दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन 7/2 दे रखा है, तो ये 7/2 मेरे पास आ जाएगा। डन है, क्लियर। अगर कंफ्यूज हो कैसे आया, तो आप इसे देखो, साइन 75 को क्या लिख सकते हो, साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोस 90 माइनस 75, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो आप कहेंगे सर ये बन गया कोस स्क्वायर 15। साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15 1 होता है ना, तो इस तरीके से भी तो देख सकते हैं आप, ठीक है, वरना ये चीजें पता होनी चाहिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan a का मान दे रखा है हमें इतना, और कहता है कि भाई 11 साइन a माइनस 42/2 कोस, इस तरह से कुछ दे रखा है, निकालना है। अच्छा देखो tan a का मान दे रखा है ना, ध्यान से करना है, ये मत कर लेना कि परपेंडिकुलर बेस निकाल लिया फिर हाइपोटेन्यूस निकाल रहे हैं फिर सोल्व कर रहे हैं, बहुत लंबा खिंच जाएगा। tan हमें पता है क्या होता है, ये होता है साइन बाय कोस। अब यहाँ पे साइन भी दे रखा है, कोस भी, साइन भी, कोस भी। अगर इस पूरे में मैं क्या करूं, tan बनाना है ना, इधर भी कोस से डिवाइड और इधर भी कोस से डिवाइड कर दूं, तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आप कहेंगे सर ये बचेगा 11 tan a माइनस 42/5, और नीचे बचेगा 20 tan a प्लस में 21, कोस कट जाएगा। अब tan a को तो हमें दे ही रखा है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे किससे, जो वैल्यू दे रखी है 7/5, 7/5, और यहाँ पे भी 7/5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 77 माइनस 42 कितना बनेगा 35, 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना बचेगा 7। यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 से काटूंगा तो ये 4 आएगा, 7 चौक 28 माइनस 21, ये बचेगा 27 प्लस 21 है, सॉरी 28 प्लस 21 49 बचेगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई 1/7। कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो गया हमारा, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है कि इस टेबल में कॉलेज दे रखे हैं एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, उसका डेटा हमें यहाँ पे दिखा रखा है। कहता है रेशियो बता दो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स
टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं चारों कॉलेजेस के मिला के। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फिजिक्स के जो कॉलेजेस हैं इनका सम करना है, फिर जो मैथमेटिक्स के कॉलेजेस हैं इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका सम करना है और इनका रेशियो ले लेना है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, खतरनाक से हैं। चलो देखते हैं। जैसे मान लो मैं फिजिक्स वालों को सम करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे लास्ट डिजिट्स को भी अगर हम ऐड करते हुए चलें तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 और 2 7 और 5 12, एक कैरी फॉरवर्ड 43 86 127 और 28 155। अच्छा, और डिवाइडेड बाय कुछ आएगा। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे 4 ऑप्शन में न्यूमरेटर में डिफरेंट वैल्यूज हैं सारी की सारी, और न्यूमरेटर में भी जो वैल्यूज है काफी बड़ी बड़ी हैं। आप देखोगे जो भी मेरा न्यूमरेटर होगा वो 1552 का फैक्टर होगा, क्योंकि इधर भी इंटीजर वैल्यू आएगी, हो सकता है कुछ कट जाए, और इन वैल्यूज को देख के लग रहा है भाई कटेगा तो 2 से कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कट सकता। ठीक है, और 2 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 726 आएगी, 776 आएगी 2 से कटने पे। 776 है किसी ऑप्शन में, एक में है, तो यही आंसर हो सकता है। आपको पूरा निकालने की, मैथमेटिक्स निकालने की, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन पे ध्यान दे लो ना। अगर ऑप्शन ज्यादा छोटे होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या चीज दे रखी है। अगर यार 2 ऑप्शन सेम होते हैं न्यूमरेटर में तो हमें मेहनत करनी पड़ती, यहाँ तो कोई मेहनत वाला काम ही नहीं है। चले आगे। अगला सवाल कहता है एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC। ठीक है, इसमें O एक पॉइंट है जो कि एंगल A के बाइसेक्टर और B के बाइसेक्टर जहां टकरा रहे हैं वो वहां पे जाके बन रहा है। ठीक है, एंगल BOC, ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना, मतलब C से O को मिला दिया हमने 118। हमसे पूछता है कि भाई मेजर बता दो BAO, ये वाला कोण बताना है कि क्या हो। अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज बताओ, जहां एंगल बाइसेक्टर टकराते हैं एक ट्रायंगल में 2 कोण के, वो क्या कहलाता है, इनसेंटर कहलाता है। और इस पॉइंट से अगर मैं इसे मिला दूं तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ही होगा इसका भी, है ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि भाई जो इन सेंटर पे एंगल बनता है ना बी और सी के द्वारा, ये क्या होता है, ये होता है 90 प्लस जो ऊपर एंगल बन रहा है इसका आधा, यही होता है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 118 के। अच्छा मेरे को क्या एंगल बताना है, BAO बताना है। ये तो क्या है, इसका आधा है एंगल A का, तो बेसिकली ये वाला वैल्यू तो A/2 ही है और मेरे को ये ही निकालना है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 118 में 90 घटाओगे तो 28, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही तो निकालना था, तो और ज्यादा आसान था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ आ गया बनाते टाइम आपको तो फिर इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ते पढ़ते आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या था, 2 सर्कल दे रखे हैं, 2 एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, और ये T पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो T मान लिया भाई। RS क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों तरफ जा रही है और दोनों सर्कल को जो टच करती है वो P और Q पॉइंट पे टच करती है। आगे कहता है एंगल TPQ, ये वाला कोण हमें दे रखा है यहाँ पे 47। हमें बताना है PQT, ये वाला मेजर क्या होगा। अच्छा, जिस बच्चे ने भी सर्कल पढ़ रखा है उसे देखते बताएगा भाई, जब भी हमारे पास 2 सर्कल आपस में टच कर रहे होते हैं और एक कॉमन टेंजेंट मैं बना देता हूं तो जो ये वाला एंगल बनता है ना भाई, ये 90 डिग्री का बनता है। और अगर आपको ये चीज पता है कि एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो इस ट्राइंगल के अंदर आप कहेंगे सर तीनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 90 तो ये हो गया, मतलब इसका और इसका सम 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 47, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 43। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 90 कैसे आया, अगर आपको ये चीज भी समझनी है तो भाई इजीली ये बताया जा सकता है। ठीक है, बट यही है कि ये बेसिक चीजों के भी प्रूफ अगर करने पड़ेंगे क्लास में तो फिर कैसे आप एसएससी एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, ये P था, ये Q था, ये मेरे पास T था। अब इसके लिए और प्रॉपर्टी लगेगी, मान लो मैं यहां से क्या करूं, एक लाइन खींच दूं और ऐसी, ठीक है, जो इससे पास होती भी जाए। अब इस पॉइंट को नाम दे देता हूं M। अगर आप ध्यान से देखें तो M पॉइंट एक ऐसा है जिससे 2 टेंजेंट जा रही हैं, एक ये और एक ये। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जाए तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम। तो मैं कह सकता हूं ये भी x होगा और ये भी x होगी लेंथ, है ना। और ऐसी M पॉइंट से इस सर्कल पे देखो तो एक टेंजेंट हमारे पास क्या जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही है, इनकी लेंथ भी बराबर होगी, ये x है तो ये भी x होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो आप कहेंगे सर 2 साइड इक्वल तो 2 एंगल इक्वल, ये a नाम दे दूं तो ये भी a हो जाएगा। ऐसे अगर मैं क्या करूं, इस ट्राइंगल को देखूं तो मेरे पास ये x और ये भी x, तो मैं कह सकता हूं कॉरस्पॉन्ड
अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी तो ये भी तीनों का सम कर दूंगा तीनों एंगल का इस ट्रायंगल के अंदर, तो आप कहेंगे सर ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल पी क्यू टी की। तो ट्वाइस ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, और ए प्लस बी मेरे पास यहाँ पे 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो याद रखो इसे, तभी क्वेश्चंस बनेंगे टाइमली, वरना कहोगे सर पेपर छूट गया। अगला सवाल क्वेश्चन में कहता है अगर m को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 मिलता है, तो हमें बताना है m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे सर m को डिवाइड करने पे 7 से 5 रिमाइंडर मिल रहा है, तो m स्क्वायर को डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 5। m को करा तो 5 और स्क्वायर है तो एज इट इज स्क्वायर लिख देते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं। यहाँ पे 3, m को 7 से डिवाइड करके क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 5 और माइनस में 7, क्या वैल्यू बनेगी, 25 प्लस 15 40 माइनस 7 दैट इज 33। अब 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, आप कहेंगे सर 7 4 जो 28 होता है, तो रिमाइंडर बचता है मेरे पास 5, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहते हैं कि एक रेडियो का क्या मार्क प्राइस होना चाहिए अगर उसका जो परचेज प्राइस है वो है 2700। परचेज प्राइस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये 2700 दे रखा है, जिससे कि शॉपकीपर को 11.11% का प्रॉफिट हो जाए इवन आफ्टर सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 33.33%। मतलब एमआरपी पे 33.33 का डिस्काउंट दे, फिर भी उसे बेचने पे उसे 11.11% का प्रॉफिट हो जाए। इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमारे पास क्या एमआरपी होना चाहिए अगर कॉस्ट प्राइस इतना है। आप कहेंगे सर एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है एमआरपी, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है मेरे पास, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी पे अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे दूं तो कितना डिस्काउंट देना है हमें, 33.33, ये होता है 1/3। 1/3 का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने का बेचूंगा, 2/3। ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना हो तो आप कहेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस में क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है। प्रॉफिट कितना चाहिए, 11.11, ये कितना होता है 1/9। 1/9 का प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने का बेचूंगा, 9 का पड़ रहा है तो 1 बढ़ा के 10 का बेचूंगा, तो ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था 2700, सोल्व कर लो आपका आंसर आ गया। आप देखेंगे यहां से 9 से काटूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 300। ठीक है, अब यहां 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 150। अब 150 इंटू में 3, 450 इंटू में 10, 4500, यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, अगला सवाल बढ़िया सवाल है, ये नोट कर लेना कॉपी में, मैंने पहले भी करा रखा है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में बच्चे प्रेशर के कारण नहीं कर पाते अगर अप्रोच ना पता हो। ये अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहता है जो कॉस्ट है ना, 5 पेन 4 नोटबुक 8 नोटबुक एंड 4 फाइल्स, मतलब 5 पेन, एक पेन की कॉस्ट मान लेता हूं मैं P, मेरे पास कहता है 8 नोटबुक्स, इसकी 8 नोटबुक की कॉस्ट ये हो गई, और 4 फाइल्स की कॉस्ट हो गई ये किसके बराबर है, ये 425 के बराबर है। आगे कहता है जो कॉस्ट है मेरे पास 3 पेन 5 फाइल्स 11 नोटबुक्स, ये किसके बराबर है, ये 165 के बराबर है। अच्छा, हमें बताना है कि भाई कॉस्ट क्या होगी, 7 पेन 5 नोटबुक और यहां पे 3 फाइल्स, इसका मान हमें बताना है, क्या आंसर आएगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्या मैं एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करके इसका आंसर निकाल सकता हूं, बताओ पॉसिबल है या नहीं है। आप कहेंगे सर कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप इसे सोल्व करके देखेंगे कि भाई 5 पेन और 8 नोटबुक 3 पेन प्लस 11 नोटबुक को फाइल को 0 कर देंगे प्राइस आप इसका, तो सोल्व करके आपको कुछ पेन की वैल्यू और नोटबुक की वैल्यू मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपको अपना आंसर शायद मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में सिंगल वैल्यूज दे रखी थी, तो शायद हम ये चीज ट्राई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर एग्जाम में आपको कहीं नन ऑफ दीज दिख जाए ना, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि हम इसे सोल्व करके अपनी डायरेक्ट वैल्यूज तक ना पहुंच पाए।
तो आपको सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ऑप्शन में यहाँ पे हटा दूं इसे और नन ऑफ दीज कर दूं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर यहाँ पे नहीं बता सकते कि डायरेक्टली मेरा आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है तो मैं कहूंगा यार फाइल्स की कीमत, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आंसर इन दोनों को यूज करके ये आ ही रहा होगा, तो किसी भी एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से जीरो कर दो, जो आप करना चाहो। और कौन सा वेरिएबल जीरो करोगे, जो बड़ा गंदा सा वेरिएबल आपको लगेगा उसे जीरो करोगे। तो पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, फिर बेसिक से भी करके बताऊंगा। आप कहेंगे सर नंबर ऑफ नोटबुक्स की 11 है और ये 8 है, बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं, तो इसे एलिमिनेट करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा, फिर कैलकुलेशन सॉल्व करना इजी रहेगा। चलो ठीक है, तो नोटबुक को अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, आप कहेंगे सर 5 पेन प्लस 4 फाइल्स की कीमत आ गई 425, और यहाँ पे मेरे पास 7 पेन प्लस 3 फाइल्स की कीमत आ गई यहाँ पे 165। सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो फाइल्स वाला इक्वेट करने की कोशिश करेंगे हम। तो हम कहेंगे यहाँ पे यार ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू 4 से करूंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट, फाइल वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 15 और ये 28 बनेगा। ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो रही है, बढ़ी जा रही है। तो 28 में से 15 घटाऊंगा तो मेरे पास 13p, और p का मान भी यहाँ पे देखो नेगेटिव में निकल के आएगा, जो कि एक रियलिस्टिक केस नहीं है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को आसान बनाना था ना अपना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 3366, ये बनेगा 660, माइनस में इसमें 3 से गुना करूंगा तो 1275। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 85, नहीं सॉरी 15, 615। और ये 13 से कटेगा क्या, 13 से काटने पे 4 जा जाएगा 52, फिर 95 नहीं कटेगा, ये 615 डिवाइडेड बाई 13 आएगा। फिर ये वाली वैल्यू आप इधर रखोगे है ना, पेन की जगह, तो फिर आपको यहाँ पे फाइल्स की वैल्यू मिलेगी। फिर वो वाली वैल्यू आप इधर रखोगे, तब जाके क्या मिलेगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत लंबा जा रहा है, देखो कैलकुलेशन भी मुश्किल हो रही है, और अगर नॉन ऑफ दीज हो जाता तो ये अप्रोच में यूज भी नहीं कर पाता वैल्यू पुटिंग वाली, है ना। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और ये नेगेटिव में जा रहा है पेन, और ये नेगेटिव में जाएगा तो फिर फाइल की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी। बहुत लंबी कैलकुलेशन भी जा रही है हमारे पास किसी एक को जीरो रखने पे, ठीक। दूसरा तरीका, कुछ लोग कहेंगे आगे सर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को कि भाई इस वाले में क्या करूं, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं ये वाला पार्ट। देखो 5 इंटू 2 10, माइनस 3 क्या हो गया 7, 8 इंटू 2 16, माइनस 11 क्या हो गया मेरे पास 5, 4 इंटू 2 8, माइनस 5 क्या हो गया 3। तो इसमें 2 कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 850 माइनस में 165, और आंसर क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 85 और 685, ठीक है 685 ही आएगा ना। चलो, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये वाली चीज चल रही होगी, लेकिन ये चीज देखो डायरेक्टली अभी तो आप हो सकता है सोच लो घर बैठे बैठे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा ना हो सकता है क्लिक ना करे। तो ये चीज होती कैसे है कि मैं कैसे बता सकता हूं कि भाई इसमें इंटू 2 और इसमें 1 से करो और इसमें माइनस करके मेरे पास आंसर आ जाए। तो उसकी बेसिक अप्रोच आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि ये बढ़िया सवाल है, आपको यहाँ पे अप्रोच समझनी पड़ेगी। तो मैं इसका एक और कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज आया कैसे वो आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि मेरे को कैसे पहुंचना है। और मेरे को अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दे रखा हो तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या नन ऑफ दीज हो सकता है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो सकता है इसका। आप कहेंगे सर देखो ये 5 में p है, 3p है, और मेरे को क्या चाहिए 7p चाहिए। तो मैं कहूंगा चलो एक वेरिएबल मान लेता हूं, इसमें मैं किसी a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं किसी b से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं कहूंगा मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ये बनेगा इन दोनों के एडिशन के बाद। ऐसे ही कुछ करते हैं, यही कर रहे थे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वही है कि अगर नेगेटिव में वैल्यू चलेगी तो वो माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमें किस तरीके का रिजल्ट चाहिए,
आप कहेंगे सर 5a प्लस 3b हमें चाहिए किसके बराबर, 7 के बराबर। हमें क्या चाहिए, 8a प्लस 11b, ये किसके बराबर चाहिए, ये 5 के बराबर चाहिए हमें। और जब मैं यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिल गए तो मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाएगी कि किस ऑपरेशन से मैं ये चीज अटेन कर सकता हूँ। और उसी ऑपरेशन से मेरे पास अगर ये वाली वैल्यू भी आ सकती है तो मैं कहूंगा कि भाई हाँ ये ऐसी पॉसिबल है कि मैं ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी इससे निकाल पाऊं ऑपरेशन लगा के। अदरवाइज अगर सेम ऑपरेशन से मेरे को ये वाली वैल्यू 3f नहीं मिल रहा, 4a प्लस 5b करके 3 नहीं मिल रहा, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते गिवन इक्वेशन से। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ये, जिनके बेसिक अच्छे हैं वही समझ पाएगा। मैं कहूंगा 4a प्लस 5b और मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए, ये 3 चाहिए। अब इन दोनों को कोई भी तीन इक्वेशन में से दो को यूज करके आप a और b का वैल्यू निकालो और तीसरे में पुट करके देखोगे कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मतलब हमें रिजल्ट मिल गया। अब जैसे मैं इसे सोल्व करने जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे 5a है, 8b, यहाँ पे 3b, 11b। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशन में, चलो b वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दें या फिर a वाले को कर दें, आपके ऊपर है किसे करना चाहते हो। a वाले को कर देते हैं, चलो पहले इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाऊंगा तो a एलिमिनेट हो गया, ये मेरे पास 24 बना और ये मेरे पास क्या बना, 55 बना। 24 में से 55 को घटाऊंगा तो माइनस का 31b बचेगा और ये कितना है, 56 माइनस 25, तो ये 31 आया। तो b का मान आ गया मेरे पास -1। b -1 है, यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 3 इधर जाके 10 और a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये a को 2 और b को मैं -1 रखूं तो ये मेरे पास रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो क्या यहाँ पे रख के देखूं कि सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं, a को 2 और b को -1। आप देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 -5 ये आ गया 3, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a की जगह मैं रख दूंगा 2 और b की जगह -1 रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशंस पे ये लगाऊंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कहेंगे सर 425 इंटू में 2 माइनस में मेरे पास 165 इक्वल्स टू क्या हो गया, 850 माइनस 165, यही तो हमने अभी किया था। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी थी, 685 आ गई थी हमारे पास। क्लियर है या नहीं है? तो क्या ये अप्रोच आपको समझ में आ गई? ये किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके के आप लगा सकते हो और आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। वैल्यू पुटिंग मेथड में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, फंस सकते हो। और डायरेक्टली कोई कहे कि डायरेक्टली भाई मेरे को तो देखते ही दिख गया कि इंटू 2 और यहाँ पे 1 करके आ रहा है, तो भाई 2 और 1 में तो फिर भी सोच सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कहता इंटू 7 करना पड़ता और यहाँ पे इंटू में माइनस से 4 करना पड़ता या 3 करना पड़ता, क्या ये चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाती थोड़ा देख के इक्वेशन को? कभी भी नहीं करती। ठीक है, तो उसका बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। अगला सवाल, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। कहता है टी सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना एक पर्टिकुलर सम पे जो अर्न होगा 16% पर एनम के हिसाब से, वो 8/15 ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट है 16%, टाइम है टी, ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 8/15 ऑफ प्रिंसिपल के बराबर आ रखा है, ये दे रखा है। आगे कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिड्यूस कर दें 3/4 से, तो 16 का 3/4 अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 12%। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट भी अगर हमारा सेम ही रहे तो ये बता दो कि टाइम के केस में कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। टाइम टी ही रहेगा, टाइम जो है वो मेरा घट के इतना हो जाएगा, जो टाइम है मेरा बढ़ के इतना हो जाएगा और टाइम इंक्रीज होकर इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूरे चारों वैल्यूज मेरी टी की फॉर्म में ही होती तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं कहता सिंपल इंटरेस्ट सेम करना है, तो यही वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाती? आप कहते सर प्रिंसिपल इंटू में रेट है 12%, तो 12/100 और इंटू में जो नया टाइम आएगा वो, और इन दोनों को इक्वेट करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस टी की वैल्यू इस टी की फॉर्म में निकाल लेता, पी से पी कट जाता और मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन इस टी की फॉर्म में दे ही नहीं रखा इन्होंने, एग्जैक्ट वैल्यूज में भी दे रखा है 3 ऑप्शन, और हमें पता है ये दोनों बराबर तो आएंगे नहीं क्योंकि अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को ये वाले टी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अच्छा, और ये वाले टी की वैल्यू क्या निकालने की जरूरत है एक्चुअली में भाई? इसमें फाइनली टी का मान पूछा हुआ है हमसे कि फाइनली भाई टी का मान क्या आएगा, है ना? तो भाई इस वाली इक्वेशन में पुट करके भी तो निकाल सकता हूं मैं।
मेरे को भाई सेम इंटरेस्ट दे रखा है, तो 8/15 p ये भी होगा। p से आप p को काट देंगे। क्या इस ऊपर वाले रिजल्ट का कोई जरूरत है मेरे को करने के लिए? मेरे को बस ये पता चला कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन काट दिया। बाकी ये वाला मेरे को ये टाइम भी तो निकालना है सेकंड केस में। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पे 4 से काटूंगा 2 और यहाँ पे काटूंगा 3 और यहाँ पे और 5 से काट देंगे, चलो 3 और 20। तो आप कहेंगे सर 20 इंटू में 2 40 डिवाइडेड बाई 9 आया और टाइम मेरा कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास 4/9। तो टाइम क्या हो गया? इंक्रीज टू इतना। और ऑब्वियसली बात है टाइम इंक्रीज करेगा, पहले 16% रेट था और अब 12% है। इंटरेस्ट सेम है, टाइम कम हो गया, सॉरी रेट कम हो गया तो टाइम को तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। रिलेशनशिप एक ये भी होती है, अगर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम हो, सिंपल इंटरेस्ट सेम हो, तो हम कहते हैं भाई टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? रेट के हो जाता है। टाइम बढ़ेगा तो रेट कम करना पड़ेगा अगर सेम सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगला सवाल क्या आता है? 7 वीमेन हैं, 7 लड़कियां हैं, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो एक लड़की की एफिशिएंसी जी मान ली, एक वीमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू, 12 दिन काम करेंगी तो टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगी। फिर कहता है कि अगर 8 औरतें और 10 लड़कियां मिलकर काम करें तो सेम काम को 9 दिन में कर सकती हैं, तो ये भी टोटल वर्क हो गया। हमें बताना है कि एक लड़की काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप जैसे टोटल वर्क को इक्वेट हमने कर ही दिया, तो आप यहाँ पे वीमेन और गर्ल की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, वो फिर किसी में भी टोटल वर्क निकाल लेंगे उसे पुट करके और डिवाइडेड बाय जो भी गर्ल की एफिशिएंसी उससे डिवाइड करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हालांकि मैं नीचे की साइड काटता हूं, देखो 3 से कट जाएगा, ये 4 आएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 3। आगे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, और कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी यहाँ पे 2 कॉमन लेके भी कट सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 8 24, तो इधर जाके मेरे पास क्या बचेगा? 4 वीमेन बचेगा। और इधर क्या होगा? आप कहेंगे सर 30 गर्ल्स 4 28 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स बचेगा। तो वीमेन रेशियो गर्ल्स कितना आ गया मेरे पास? 2/4, डेट इज 1/2। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? गर्ल का अगर 2 है तो वीमेन का क्या है? 1 है। तो यहाँ पे वीमेन का 1 लिखेंगे, गर्ल का 2 लिखेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास? 7 जमा 14 21, इंटू में 12 भी है, और एक गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो इतना टाइम लगेगा एक गर्ल को पूरा काम अकेले करने में। 2 से काट दूंगा तो 6, 21 इंटू में 6 126, और दिस विल बी माय आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बढ़िया सवाल, ठीक है। कहता है मेरे पास यहाँ पे आलोक पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स क्यू। तो पी और क्यू 2 पॉइंट मान लिया मैंने मेरे पास। मैं आलोक को यहां से चला देता हूं 12 की स्पीड से, ठीक है, इधर जा रहा है। कहता है रमन भी सेम टाइम पे पी पॉइंट से क्यू की तरफ ही चलता है। तो यहां पे हो गया मेरे पास रमन सेम पॉइंट से इधर चल रहा है, क्यू की तरफ चल रहा है, इसकी स्पीड दे दी 18। रमन की क्योंकि स्पीड ज्यादा है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो रमन क्या करेगा? पहले क्यू पे पहुंच जाएगा, है ना, और फिर वो वापस टर्न कर देगा, ठीक है। और जब वापस चलना स्टार्ट करता है पी की तरफ, तो वो आलोक क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, तो उसे यहां पे किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता है जिस पॉइंट का नाम कहा गया है कि भाई ये आर है। तो हमें बताना है अगर ये पूरी की पूरी पी क्यू की दूरी हमें दे रखी है 30 किलोमीटर, तो हमें पी आर का मान बताना होगा कि पी आर का मान क्या होगा। क्लियर है? क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? आप कहेंगे जब मेरे पास दोनों देखो सेम टाइम के लिए चले हैं, अगर टाइम मेरे पास कांस्टेंट होता है तो मैं कहता हूं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। अगर रमन की और आलोक की स्पीड की बात करें तो ये 18 रेशियो मुझे 12 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं 6 से काटने के बाद 3:2, यही इनका स्पीड का रेशियो होगा और यही इनका जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया उसका रेशियो होगा। दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? आप कहेंगे सर 5:। अच्छा, एक्चुअली में कितना किया? आप कहेंगे सर देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, यहां से लेके यहां तक 30 है,
रमन ने यहां से लेके यहां तक गया और फिर वापस भी आया, और आलोक ने इतना किया। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं जो पीक्यू डिस्टेंस है दोनों का मिला के 2 बार कवर हुआ। तो ये 5:2 × 30 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, 30 लिख देते हैं और गलत हो जाता है आंसर। हमें बताना है कि भाई पी आर का डिस्टेंस कितना है, ये किसने कवर किया, आलोक ने। तो आलोक की दूरी कितनी है, 2 का हमारे को मान बताना, अगर 5:2 × 30 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये 30 एक रेशियो कितना आएगा, ये 60 बनेगा, 12 टाइम्स जा रहा है, तो 2 × में 12, ये वाली वैल्यू होगी 24, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 मत मार्क कर देना इसमें, ठीक। अगला सवाल हमारे पास कहता है 15 नंबर का एवरेज 40 दे रखा है, पहले 6 नंबर का 42, लास्ट के 6 नंबर का 43, और उसके बाद कुछ बाकी के कंडीशंस दे रखी है बीच के नंबर्स की। तो हमें बताना है एवरेज ऑफ 7th एंड 9th नंबर। हालांकि देखो वैल्यू बहुत सिंपल है, तो जिन लोगों को डेविएशन का कंसेप्ट नहीं पता वो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 15 नंबर का एवरेज 40 है, तो 15 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 15 × में 40। पहले 6 नंबर का एवरेज है 42, तो सम कितना हो जाएगा, 6 × में 42। लास्ट के 6 नंबर का कितना है मेरे पास, 43 है, तो 6 × में 43, ये हो गया। बचे कितने नंबर, 6 और 6 12 नंबर हो गए, 15 नंबर थे, तो 3 नंबर बचे। 3 नंबर में कौन कौन से बचे, 7वां नंबर बचा, 8वां और 9वां, यही 3 नंबर बचेंगे। और इनमें कहता है कि भाई 7वां नंबर क्या है, डबल है 8वें नंबर के, 8वां नंबर को x मान लिया तो 7वां नंबर 2x हो गया। और 5 ज्यादा है 9वें नंबर से 7वां नंबर, तो 5 ज्यादा है तो 9वां नंबर 5 कम हो जाएगा 7वें नंबर से। ये हमें बताना है 7वें और 9वें नंबर का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। 2x + 2x 4x -5 / 2, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x - 5/2। और यहाँ पे पॉइंट में भी चीजें दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, 5/2 ही लिख लेता हूं। सोल्व करके ये बताना। अब बेसिक से भी भाई कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करके। सिंपल कैलकुलेशन इसलिए मैंने पूरा लिख भी दिया, वरना आप यहाँ पे डेविएशन कंसेप्ट क्या लगाते हैं, हम कहते हैं भाई 15 नंबर का एवरेज 40 है, पहले 6 नंबर का 42 है, तो डेविएशन कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 6 नंबर पे 2 ज्यादा हो गया ना एवरेज से, तो 2 का डेविएशन आ गया। फिर लास्ट के 6 नंबर पे 43 आ रहा है एवरेज, तो कितने का डेविएशन ज्यादा आ गया अगले 6 नंबर पे, आप कहेंगे सर 3 का डेविएशन आ गया। तो जो नेट डेविएशन बना 6 को कॉमन लेके 3 + 2 5, तो आप कहेंगे सर 6 × में 5, ये वैल्यू ऑलरेडी मेरी ज्यादा जा चुकी है। तो बाकी के जो 3 नंबर्स हैं इनका जो डेविएशन होगा वो 30 से कम होगा, है ना, उनका एवरेज वैल्यू से 30 कम होगा इन तीनों का। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो गई, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इतना हो गया, ठीक है। अगर ये 30 को मैं कम कर दूं इन तीनों के सम से, तो 2x + x + x 5x - 5 बचेगा। इसमें से अगर ये वाला जो डेविएशन यहाँ एक्स्ट्रा था इधर कम कर दिया, तो ये किसके बराबर, जो एवरेज बनता है इन तीनों वैल्यू को उसके बराबर, मतलब जो सम बनता है इन तीनों को उसके बराबर आता एवरेज के हिसाब से, तो 40 × में 3 ये होता। तो डेविएशन हम इस तरीके से करते हैं। हालांकि मैंने अभी बताने में, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से लिख दिया था, तो थोड़ा अलग तरीके से मैं गया, अलग रूट फॉलो किया, वरना इजीली हम इस चीज को देख सकते थे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये मेरे 120 बचेगा, -30 ये बचेगा 90, और ये 5 कॉमन आएगा, तो 90 / 5 किसके बराबर, x - 1 के। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ये आया 18, x का मान कितना आ जाएगा 19। अगर x 19 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो 19 × में 2 38 -2.5 35.5, यही आएगा, ठीक। तो बेसिक से भी कर सकते हो, वरना डेविएशन लगा लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको। विदिन 1 मिनट किया जा सकता है डेविएशन से। अब देखो क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, कहता है कि A, B और C 3 लोग हैं जिन्होंने 5:4:7 में एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। C स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। सो इसका जो प्रॉफिट होगा वो हाफ होगा जो उसका मिलना चाहिए था उसका, तो उसे आधे पैसे मिलेंगे, ये क्या रखा है। अगर टोटल प्रॉफिट उन्होंने 3600 का बनाया, तो हमें, और उसमें से 36,000 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें 20% री इन्वेस्ट भी कर दिया, तो हमें बताना है बी को कितना मिलेगा, ठीक। आप कहेंगे सर क्योंकि ए और बी तो वर्किंग है, सी स्लीपिंग पार्टनर है, और इसको इसके जितना पेमेंट मिलना चाहिए था उसका आधा मिलेगा, तो आप कहेंगे सर इससे कितना मिलेगा, 7/2 मिलेगा, और इन्हें 4 मिलेगा और इसे 5 मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आप यहाँ पे 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कह सकता हूँ इसे 10, इसे 8, और तो इसे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इस तरीके से पैसा बटेगा,
यही चीज आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ता है, बट क्योंकि स्लीपिंग और वर्किंग पार्टनर वाली बात चल रही है तो इसे अपने प्रॉफिट का कितना मिलना है, आधा मिलना है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पर मंथ सैलरी इतनी है या और सारी चीजें इतनी है, तो हमें एक अप्रोच होती है ना कि हम कहते हैं कि यार पहले हमने क्या करा, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट निकाला, ठीक है, ठीक है, उस प्रॉफिट में से पहले एक्टिव पार्टनर्स की जो सैलरी है वो अलग करी, उसके बाद जो पैसा बचा वो उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया। हम जनरली ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक्टिव पार्टनर्स ने कह तो रखा है, लेकिन क्या कितने महीने हैं क्या है कोई ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो भी इनका पैसा है उनका जो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालेंगे, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई सी को क्या मिलेगा, अपनी सैलरी, अपना जो भी उसका प्रॉफिट बनता है उसका आधा मिलेगा। तो हमने सीधा कहा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना बन रहा है, इसका प्रॉफिट का आधा इसी को इतना ही मिलेगा, बाकी चीजों पे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये रेशियो आ गया। कंबाइंड रेशियो कितना हो गया, 25 रेशियो, जो कि इन तीनों में बढ़ेगा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट था 36,000, 20% इन्वेस्ट हो गया, बचेगा कितना, 80%। 80% कितना होता है, 36,000 का 80% अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये इसका 4/5 हो जाएगा। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 25 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछा है क्या, बी को कितना मिलेगा, 8 रेशियो का मान बताना है। तो 25 रेशियो का इतना है, तो इसमें कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 25 करना पड़ेगा और इनटू में 8 करना पड़ेगा बी का प्रॉफिट निकालने के लिए। सिंप्लीफाई कर लो, अपना आंसर निकाल लो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट सबकी सेम है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज देखिए यहाँ पे 25 इंटू में 5 125 है, ये 1000 को काटूंगा तो ये 8 टाइम्स जाएगा और ये आंसर आएगा। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल सम आप चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 36 से 9 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आप चेक करेंगे तो कौन सा है, ये 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। 6 और 4 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, सम ऑफ डिजिट से चेक कर रहा हूं मैं, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो सकता है, दैट इज 9216। ठीक है, क्लियर। बाकी आप और चीजें भी, लास्ट 8 का मल्टीपल, 4 का, वो सब थोड़ा ट्राई कर सकते थे। जैसे मैं 4 का मल्टीपल भी चेक करता, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, यस। लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, नहीं। लास्ट की 2 डिजिट कट रही है, यस। लास्ट की 2 डिजिट नहीं कट रही, तो इसमें भी हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर आप 8 पे जाते तो थोड़ा और आगे चीजें आपको लेनी पड़ती। अगला सवाल इसे सोल्व करके बताना है। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो a³ प्लस b³, और ये क्या है, पॉइंट में जा रहा है, बस a ही है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे b में 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लिया। और कुछ पहले तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट हटाए, यहाँ पे पॉइंट हटाए, तो 2 0 और 2 0, 10 की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4, और यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4, यही आएगा। तो 10 की पावर 4 नीचे है, तो ऊपर ले जाके मैं कह सकता हूँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर 4, और ये सारे पॉइंट मेरे क्या हो गए, अब एलिमिनेट हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये चीज क्या बन गई, आप कहेंगे सर a³ प्लस b³ डिवाइडेड बाय a² प्लस b² माइनस ab, यही बन रहा है। और ये किसके बराबर होता है रिजल्ट, आप कहेंगे सर a प्लस b के बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 10 की पावर 4 इंटू में a प्लस b बचेगा, मतलब 765 प्लस 235, और ये दोनों तो भाई 1000 बन गए सब मिला के, है ना। 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 4 इंटू में 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 प्लस 3 दैट इज 10 की पावर 7, और ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो हमारे पास कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जो 707 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मैं कह सकता हूं 720 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ब्रॉड है, तो 1665 सेंटीमीटर में कह सकता हूं इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। ये इसके अंदर हमें ना स्क्वायर टाइल्स डालनी है सेम साइज की, तो हमें बताना है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी डालनी पड़ेंगी इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में। अब देखो स्क्वायर टाइल्स डालोगे ना आप, तो इस तरीके की स्क्वायर टाइल्स डलेंगी मेरे पास, है ना, ऐसे इधर डलेंगी। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले भी मॉक सॉल्यूशंस में करवा रखा है कि कैसे आएगा, और वैसे भी मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी करा रखा है। मैंने आपको बताया अगर आपको लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स डालनी हो इस तरह के रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में, कुछ मत करो, इन दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो, 1665 रेशियो में 720। रेशियो लेने के बाद क्या करो, जो वैल्यू बचेगी जब आगे कटना बंद हो जाए उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 3
3 यही आ रहा है, और यहाँ पे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 144 आएगी। आप देखेंगे सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, दोनों साइड 9 से भी कट जाएगा। 9 से काटूंगा तो 37 और इसे 9 से काटूंगा तो ये 16 आएगा। मेरा आंसर जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 37 इंटू में 16। यूनिट डिजिट से कर लें, 6 इंटू में 7 42 यूनिट डिजिट, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, अगर कंसेप्ट पे भी जाएं तो अगर मेरे को स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो मैं कहूंगा जो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इसका एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी नंबर ऑफ टाइल्स जो इधर लगेंगी, मान लो स्क्वायर टाइल का साइज है x, तो ये वाली वैल्यू मेरी x से कटनी चाहिए, तो वो x की सबसे बड़ी वैल्यू लेंगी जो इन दोनों को काट सके, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा। स्क्वायर टाइल का साइज क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर, तो HCF स्क्वायर। अब टोटल जो एरिया है रेक्टेंगुलर पोर्शन का वो होगा दिस इंटू दिस, उसे डिवाइड करना पड़ेगा h स्क्वायर से। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर है इनका उसके स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1665 डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पे इंटू में 720 डिवाइडेड बाय h। HCF क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली इनका कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर दें अगर हम इन दोनों में से, और उसे मल्टीप्लाई कर दें तो वही तो आंसर मिलेगा, सेम ही चीज है। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है कि भाई दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक का रेडियस हमें 10 दे रखा है और एक का हमें 6 दे रखा है। उनके बीच की दूरी सेंटर की 30 है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बता दो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है जो इस तरीके से जाती है, ये सेंटर हो सकता है, इनके बीच की दूरी ये वाली हमें 30 दे रखी है, एक का रेडियस हमें 10 दे रखा है और एक का रेडियस हमें 6 दे रखा है। फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होता है रूट के अंदर हमारे पास जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर माइनस में जो रेडियस का सम होता है उसके बराबर, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सॉरी r माइनस आर का होता है, r प्लस आर होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, r प्लस आर ही होगा यहाँ। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मेरे पास लेंथ की वैल्यू होती है, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो तो यहाँ पे लग जाता है माइनस आर। तो हमारे पास यहाँ पे रूट में 30 स्क्वायर माइनस में r प्लस आर 10 प्लस 6 16, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 2 दोनों जगह कॉमन है, बाहर कॉमन ले लेंगे। 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 225 माइनस 64 यही बचेगा। यहाँ पे 161, 2 रूट 161 आया है ऑप्शन में, यही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है P, Q और R है, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो दे रखा है 11:13:10, और इनके जो एक्सपेंस का रेशियो है वो दे रखा है 13:16:9। हमें बताना है कि इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा अगर R जो है वो 50% अपनी इनकम का सेव करता है। ठीक है, 50% सेव करेगा, हमें पता है इनकम क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंस। अगर सेव 15% करेगा 50%, तो इनकम तो टोटल 100% है, तो इनकम का 50% ही क्या करेगा, खर्च करेगा। तो मैं कह सकता हूं जो उसकी आर की जो इनकम है उसका आधा हो जाएगा क्या, उसका एक्सपेंस। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, हमें सेविंग का रेशियो बताना है। आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंस कर दूंगा तो सेविंग मिलेगी। ठीक है, एक्सपेंस का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंस का पहले हमें, तो ये इसका आधा होना चाहिए एक्सपेंस। तो आप पहले तो इक्वल कर दो दोनों को। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो आप कहेंगे सर ये 9 है ये 10 है, इसमें 9 से गुना और इसमें 10 से गुना, क्या मेरे पास अब इनकम और एक्सपेंस इक्वल आ गया, लेकिन हमारा एक्सपेंस क्या है, आधा है। तो एक्सपेंस को आधा करने के लिए इनटू में 1/2 कर दूं। ठीक है, 10 2 से कट भी रहा है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर रेशियो अगर मेंटेन करना है, नीचे वाला मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 9 से। अगर आप देखोगे भी तो 90 और ये हो गया 45, क्या मेंटेन हो गया, 9 × 5 45 और ये 90। ठीक है, तो सोल्व करके हमें अपनी वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 9 × 11 99 में से 65 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 34 आ गई। 34 रेशियो, अच्छा 34 या 34 का कोई फैक्टर ही यहाँ पे आ सकता है। 34 एक ही ऑप्शन में दे रखा है सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। तो पूरा सोल्व करना चाहो कर लो, वरना आपको वैसे मिल जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हमें बता दो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें एक बुक में नंबरिंग करनी है जिसके अंदर 329 पेजेस है। तो जब बुक में नंबरिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं भाई, पहले पेज को 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा और कितना 329 तक
हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। हमें बताना कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे अगर आप ध्यान देंगे 1 के लिए कितने डिजिट चाहिए, 1, 2 के लिए कितने डिजिट चाहिए, 1, 3 के लिए 1 चाहिए, 329 को अगर लिखना है मेरे को कितने डिजिट चाहिएगी, 3 डिजिट चाहिएगी, 322 को अगर रिप्रेजेंट करना है कितने डिजिट चाहिए, 3। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट बतानी है फाइनली कितनी लगेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में अगर मेरे पास कोई भी बुक को नंबरिंग करनी हो और वो क्या हो 3 डिजिट के पेजेस आ रहे हो, तो मैं डायरेक्टली कहता हूं जो भी आंसर होगा ना मेरा वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर आप 3 का मल्टीपल चारों ऑप्शन में चेक करें तो शायद आपको अगर एक ही ऑप्शन है तो वो आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। वो कैसे है ये भी बताऊंगा भी और बेसिक से निकाल लेंगे भी। अगर मैं देखो 3 से कटने वाली संख्या 8, 7, 15 और 9, 24 3 से कट रहा है, 8, 7, 15 और 9, 24 कट रहा है, 5 और 9, 14 नहीं कट रहा, 16 और 9, 25 नहीं कट रहा। तो इन दोनों में से मेरा आंसर आएगा। अगर मेरे को डायरेक्टली करना है तो मैं ये बता सकता हूं। अच्छा अब कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से। अगर मैं 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं, कितने नंबर हो गए 9, तो 9 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर 10 से लेके अगर मैं 99 तक जाऊंगा कितने डिजिट्स लगेंगी, आप कहेंगे सर ये वाले डिजिट्स लगेंगी मेरे पास 9, मतलब क्या कितने नंबर्स बनेंगे, टोटल 90 नंबर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखो 1 से लेके 99 तक 99 नंबर लगेंगे, 9 हटा दिए उसमें से तो बचे कितने 90 नंबर, और हर एक नंबर में कितनी डिजिट्स लग रही हैं 2 डिजिट्स, तो 90 इंटू में 2, तो यही आएगा मेरे पास 180। ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। आगे बढ़ता हूं, अब मेरे को 100 से लेके कहां तक जाना है 329 तक। अब कितने डिजिट्स बनेंगे आप कहेंगे सर देखो 100 से लेके अगर 329 तक जाना है ये एपी बनेगा 100 101 इस तरह। हमने पता है कि क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स होती है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 230। वरना आप ये भी देख सकते थे कि भाई 101 से लेके 329 तक कितनी वैल्यू जाती मेरे पास 229 और एक 100 वाला, तो कितनी वैल्यूज बन गई मेरे पास यहाँ पे बन गई 230 वैल्यूज, ठीक है। हर एक वैल्यू में कितने डिजिट्स हैं 3, तो 230 इंटू में 3, तो ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। जब सारे 3 का मल्टीपल तो आंसर तो 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। बाकी अब इसमें सम कर लो आप, ये वाली वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 690 बन गया है ना, 690 और ये 180 मेरे पास यहाँ पे 7 870 और 9 879, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इस टेबल में जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पॉपुलेशन का जेंडर और लिटरेसी वाइज, और हमें बताना है कि अगर लिटरेट मेल पॉपुलेशन स्टेट ए की इतनी है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। ध्यान से करिए, प्रीवियस ईयर का ही दिया है ये। देखो ए बी सी 3 स्टेट दे रखी हैं, इसमें परसेंटेज लिटरेट इतने दे रखे हैं 55 72 और 78। या तो हमारे पास पॉपुलेशन लिटरेट होगी या इलिटरेट होगी। तो अगर लिटरेट ये दे रखा है तो आप अगर इलिटरेट की परसेंटेज निकालने को कहे तो आप कहेंगे सर 100 में से 55 को घटा दो, ये 45% होगी। ये वाली वैल्यू 72 100 में से घटाऊंगा तो 28%। बस समझा रहा हूं मैं डीआई, और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, अभी सोल्व तो कर लेंगे आराम से, ठीक। अब जो लिटरेट है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, और जो लिटरेट है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। चीजें समझ आ गई। हमसे क्या कहता है कि भाई जो लिटरेट मेल पॉपुलेशन है स्टेट ए की वो इतनी है, तो आप टोटल पॉपुलेशन बता दो। अब मैं स्टेट ए की टोटल पॉपुलेशन को अगर मैं ए मान लूं तो लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है इसकी 55%, तो इसका 55%, और उसमें लिटरेट में भी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल पॉपुलेशन की। मेल कितने होंगे देखो, लिटरेट में टोटल 5 और 6 11 रेशियो रिप्रेजेंट करता है टोटल को, तो मेल को रिप्रेजेंट करता है 5, तो मैं कहूंगा 5/11। और ये वाली वैल्यू हमें किसके बराबर दे दी 5 लाख के बराबर दे दी, लैक्स में लिख दूं। हमें सोल्व करके ए का मान बताना है। सोल्व करो आप कहेंगे सर 11 से काटूंगा 5, 25 से काटूंगा ये 4 इंटू 5 20, ए का मान कितना आ गया 20 लैक्स आ गया। यही आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 20 लैक्स यहाँ पे। अगला सवाल, एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है जो कि 8 मीटर का है उसकी हाइट, और वो जो शैडो कास्ट करता है वो 5 मीटर की करता है। हमें बताना है अगर सेम टाइम पे एक दूसरा टावर हो जो 40 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता हो तो उसकी हाइट क्या होगी। अच्छा, जब शैडो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम मानते हैं कि एक सन है जो एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, और सन क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पे होता है, जो एंगल बनाता है ना वो दो वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे जो आसपास ही है सेम टाइम पे वो सेम बनाता है। तो हम कहते हैं कि भाई सन से जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये सेम बनेगा।
और ये वाला एंगल भी अगर ये थीटा है तो ये अल्फा होगा, और ऐसे इधर भी जो एंगल बनेगा ये थीटा और ये अल्फा, ये सेम होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आप कहेंगे सर tan अल्फा 8/5 भी है, और इधर tan अल्फा निकालूंगा तो ये h/40 भी है। तो सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, हाइट का मान आ जाएगा 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या दिया, तो समझाने के लिए लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे बेस कितना है 5 और यहाँ पे है 40, कितने गुना हो रहा है ये आपको तो ओरली दिख रहा है ना कि शैडो यहाँ पे 5 की बन रही थी, यहाँ पे 40, तो शैडो 8 गुना बन रही है। तो हमें हाइट भी कितनी लेनी पड़ेगी, 8 गुना लेनी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू 8 इंटू 8 64। एग्जाम में हम इसी तरीके से करते हैं, हम ये पूरा लिखते नहीं है, ठीक है, ओरली करने की कोशिश करते हैं। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। बहुत बढ़िया सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस करे, ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस सीखी। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि यू लव दिस सेशन और नॉट। अभी अलविदा लूंगा आपसे, जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।